क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार है, जहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंजेस सबसे ज़्यादा हैं, उसको फंड्स नहीं दिए जा रहे? सीएम साहब ने एनएफसी अवार्ड के तहत दिए जो हिस्सा है उसके हवाले से उन्होंने पहली अपनी स्पीच में शिकवा किया था। फाटा इंजमाम में उन्होंने कहा था कि हर साल 100 अरब देने थे, वो नहीं दिए गए, और फिर अब जो गाड़ियाँ दी गई हैं वजारत दाखिला की तरफ से वो भी नाकिस करार देते हुए वापस कर दी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सारे बहाने हैं। फंड्स हमेशा इनको बर वक्त और मंथली पेमेंट्स जो हैं वो सूबे को होती हैं और उसी फार्मूले से होती हैं, जिसके तहत चारों सूबों को फंड्स वफाक जो है वो देता है। तो उसमें ना कोई कतवन है, ना कोई रुकावट है, ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन सवाल इधर जरूर डाइवर्जन का है कि ये अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं अपनी नाअहल गवर्नेंस से। आप इनसे एक बेसिक सा सवाल पूछें कि पैसा तो आबादी के तनासब से मिलता है, पंजाब को भी मिलता है, और 19 शहरों में 19 जिलों के अंदर पंजाब में सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं। सेफ सिटी जो कि रिकॉर्ड करती है मूवमेंट, नकलो हरकत शहर की, और उसके तहत लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेहतर हो रहा है पंजाब में। इन्होंने 18 साल के डिले के बाद सेफ सिटी अभी पेशावर में शुरू की है, वो भी अभी फुली कवर्ड नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो कि केपीके में एग्जिस्ट करती है, इनकी तवज्जो ही उस तरफ नहीं है, इनकी तवज्जो गवर्नेंस की तरफ है ही नहीं। और ये सारे मुद्दे वो उठाते हैं जो इनकी डोमेन में नहीं। मिसाल के तौर पे ये डिप्लोमेटिकली इंगेज करना चाहते हैं टीटीपी को और तालिबान को, वो इनकी डोमेन में नहीं है, वो डोमेन वफाक का है। ये इसलिए इस तरह के तनाज़े खड़े करते हैं क्योंकि इनकी अपनी गवर्नेंस 0/0 है, इनकी कोई डिलीवरी नहीं है। और ये तवज्जो हटाने के लिए और अवाम को गुमराह करने के लिए ये इस तरह के बहाने कि जी पेमेंट का इशू है, फलाना इशू, जबकि ऐसा कोई इशू नहीं है। फाटा के हवाले से भी इनको पेमेंट हो रही है, और एफबीआर की कलेक्शन के मुताबिक, जो 18वीं तरमीम के मुताबिक फाटा के जो हवाले फार्मूला से एनएफसी का है उसके मुताबिक। वो बाकायदा दावा करते हैं, मैं आपकी तरफ आती हूँ ये लेकर। वो कहते हैं 100 अरब देने थे हर साल, लेकिन 7 साल में सिर्फ 165 अरब दिए गए हैं। शराजी साहब, ये जो दावे सीएम खैबर पख्तूनख्वा कर रहे हैं, इनमें कितनी सदाकत है? और जवाबी तौर पर तलाल चौधरी साहब ने कल कहा कि हमने 600 अरब मखसूस फंड्स की शक्ल में इनको दिए हैं काउंटर टेररिज्म के लिए। इन दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एक तरफ, लेकिन रियलिटी मेरे ख्याल में हमें उसमें ऑब्जेक्टिवली बात करनी चाहिए। आपने फाटा का इंतजाम किया और फाटा के जो डिस्ट्रिक्ट थे मर्ज किए खैबर पख्तूनख्वा के साथ, तो कितनी आबादी में इजाफा हुआ? इस वक्त सूबे को जो मिल रहा है वो तकरीबन 14.6%, और मिलना चाहिए था आबादी के तनासब से एनएफसी अवार्ड के अंदर 19.6%, तो ये भी ना मिला आपको। दूसरा, आप राना साहब बात करें कि जी 600 मिलियन रुपए हमने दिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो कैपेसिटी, बेशक सूबे की गवर्नेंस के इश्यूज हैं, यहाँ पे और पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, उनका ज्यादा फोकस बाकी मामला की तरफ है। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल में ओवरऑल देखा जाए तो सूबा एक बॉर्डरिंग सूबा है जो कि अफगानिस्तान के साथ एक लंबी बॉर्डर शेयर करता है। तो क्या आप ये समझते हैं कि मरकजी हुकूमत इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा होगी? तो अगर आप डेटा देखें तो एक तो ये परसेंटेज जो राणा साहब कह रहे थे, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता कि आबादी के हिसाब से मिल रहा, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। ये मेरे ख्याल में जेन्युइन डिमांड है सूबे की। फिर आप अगर आगे देखें, इस दफा तकरीबन जो पंजाब या केपी को मिला है वो 33 बिलियन रुपए मिले हैं, जबकि पंजाब को 65.8 मिले थ्रू एनएफसी। अब रेशो आप देखें, कैलकुलेशन ऑफ द प्रोविंशियल आबादी, तो आपको फिर वही चीज नजर आएगी कि जो इजाफी अब आबादी आई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उस पे जो है ना वो हिस्सा नहीं मिल रहा। फिर आप नेट हाइडर प्रॉफिट की बात भी करते हैं कि जो नेट हाइडर प्रॉफिट का इशू था, वो मतलब तकरीबन बार बार सुबह यही चीज उठाता रहा है जी। वैसे शाही साहब, आपकी आवाज़ कुछ कट रही है। मैं अतर काज़मी की तरफ जाती हूँ, यही आपके पास दोबारा ये मामला लेकर आऊँगी। अतर काज़मी साहब, आपके ख्याल में अब जब एक टास्क सीएम खैबर पख्तूनख्वा को यही देकर लाया गया था, सलमान राजा साहब ने बताया था कि तासुर हमने ख़त्म करना है कि हमारी विफाक के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन है और किसी भी विफाक की फैसला साजी से हम अलाइंड हैं, सो आपको लगता है कि फिर अच्छे की उम्मीद होनी भी नहीं चाहिए थी? लेकिन इस सब के अंदर सूबा सफ़र करेगा, जो एक कार्रवाई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी है वो सफ़र कर रही है। देखिए, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि सोहेल अफरीदी साहब को कैसे लाया गया, सोहेल अफरीदी साहब अवामी मैंडेट से वहाँ पे आए, और सोहेल अफरीदी साहब के आने से पहले जो वफाकी हुकूमत का रवैया था वो इंतहाई काबिल अफसोस था कि हम किसी सूरत में उनको आने नहीं देंगे। उन पे जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए वो भी हमारे सामने है।
फिर वफाक से जो गाड़ियां दी गई, आज दोबारा गाड़ियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अगर सूबा कह रहा है कि इन गाड़ियों में कोई नुक्स हम नहीं लेना चाहते, तो वफाक क्यों बजिद है कि वो उनको गाड़ियां देना चाहते हैं जो पहले इस्तेमाल शुदा गाड़ियां? अगर ये गाड़ियां इतनी अच्छी हैं तो एक गाड़ी मरियम बीबी को दे दें। वैसे भी उनकी गाड़ी में ना वाईफाई है ना चार्जर है। उन्होंने गिला शिकवा भी किया था और आवाम को बताया था आपके लिए बसों में तो ये सारी सहूलतें हैं, मेरी गाड़ी में ऐसी कोई सहूलत नहीं है। तो ये गाड़ी उनको दे दें अगर इतनी जबरदस्त है। दूसरी बात यह है कि क्या सूबा सफर करेगा? देखिए, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें यकीनन नुकसान होता है, लेकिन ये ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। वफाक को भी देखना पड़ेगा। आप एक बंदे के हवाले से ये अल्टीमेटम्स दे रहे थे कि जमीन आसमान एक हो जाएगा, हम इसको वजीर आला नहीं बनने देंगे, और अब अचानक आप कह रहे हैं कि जनाब उसमें सारा मसला है। आपके अपने रवैये में भी तो मसला है। जो कौमी नौयत के मामलात हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, दीगर इस किस्म के मामलात हो, मेरे ख्याल में दोनों को साथ बैठ के उस मामले को हल करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप उनके अवाम के मैंडेट को इस हद तक नहीं मानते कि वजीर आला को आप कहते हैं जी तुम्हारी हम मुलाकात भी नहीं होने देंगे, तुम्हें हम उनसे अपने लीडर से मिलने भी नहीं देंगे, एट द सेम टाइम आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ जमहूरियत भी खेले और वो आपके साथ हुकूमत में बैठ के मुशावरत भी करे, ये तो नहीं होगा। ताली दोनों हाथ से बजती है, दोनों साइड्स को देखना पड़ेगा। राना साहब, अब जब बॉर्डर के ऊपर एक कशीदा सूरत हाल है जिसकी हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ताल्लुकात की जो तारीख है उसमें मिसाल नहीं मिलती है, ओवरऑल मुल्क के अंदर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बैठकर ये बात कही है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हमारे साथ आलमी जो इदारे हैं वो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी मामला हालात को सामने रखते हुए ज़रूर ये इशू उठाते हैं। सो क्या वफाक को थोड़ा सा अपना रवैया तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है? और साथ ही क्या ज़रूरत थी आप लोगों को नामजदगी जब वज़ीर आला की हुई तो इस अंदाज में रिएक्ट करने की कि जिसके बाद कोई उम्मीद ही दम तोड़ जाए कि आप लोगों के दरमियान को कोऑर्डिनेशन हो सकती है? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज कर रही हैं चीज़ों को। वफाक और जो केपीके के तल्लुकात हैं वो बिल्कुल ठीक हैं अगर अपनी अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए वो काम करें। मैंने आपको बताया कि लॉ एंड ऑर्डर अगर प्रायोरिटी होती तो 18 साल की ताख़ीर से पेशावर के अंदर सेफ सिटी ना बनता। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर इसलिए कंट्रोल्ड है क्योंकि पंजाब हुकूमत की प्रायोरिटी है लॉ एंड ऑर्डर, और उन्होंने 19 अजला के अंदर सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया हुआ है। बॉर्डर पंजाब में भी इंडिया के साथ बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है और उसका ख्याल भी फ़ौज रखती है। जिस तरह जो केपीके और अफगानिस्तान का बॉर्डर है उधर भी अफवाज पाकिस्तान का किरदार है, लेकिन जो इंटरनल सिटी की सिक्योरिटी है वो जिम्मेदारी बिल्कुल सीटीडी की है। सीटीडी के ऊपर 600 अरब रुपए इजाफी टेररिज्म को कवर करने के लिए केपीके को मिले, लेकिन उस तरीके से सीटीडी को इक्विप या उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई जो कि करनी चाहिए थी। और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है केपीके का और वफाक का अगर अपनी अपनी डोमेन में वो काम करें, लेकिन अगर पॉइंट स्कोरिंग करनी है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है, तो बिल्कुल ये एक इशू बन जाता है और आप इशू बना सकते हैं कि आप डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर केपीके आज़ादाना तौर पे चीज़ें लेके जाना चाहता है। तो ये एक बड़ा अरसा पाकिस्तान में ये डिबेट होती रही, जबकि ये डिबेट सिरे से ही नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ केपीके की हुकूमत अपनी इनपुट दे सकती है वफाक को, और वफाक का फिर काम है कि उस इनपुट को लेके वो आगे बिल्कुल डिप्लोमेटिकली चीज़ों को एंगेज करे, और वो करता भी रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये यहाँ इशू क्रिएट किए जाते हैं अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, अपने दीगर जो मिस गवर्नेंस है, करप्शन को छुपाने के लिए। हमने प्राइम मिनिस्टर ने तो वेलकम किया सीएम केपीके को, और उन्होंने तो दावत दी। अब उस दावत को इस बहाने से कि आप जो है खान साहब से जब तक नहीं मिलेंगे तो तब तक कोई चीज़ें नहीं चल सकती, तो मेरे ख्याल से पीटीआई को अवामी मैंडेट का सोचना चाहिए। अवाम ने उनको मैंडेट फैसले करने के लिए दिया था, इसलिए नहीं दिया था। केपीके और सारे सूबों की हुकूमत आज़ाद होती है, इंडिपेंडेंट होती है, उसको डिक्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग समझते होंगे मेरे ख्याल से कि इतनी अहलियत और जहन होगा मौजूद केपीके के सीएम के अंदर और उस जमात के अंदर कि वो अवाम की बेहतरी के लिए फैसले लें, और उनको हर पॉइंट के ऊपर एक कैदी से डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ देखिए, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, पार्टी के वो लीडर हो, सरबराह हो, सरबराह भी हैं, और इसी मकसद हो। के लिए कि पहले कोऑर्डिनेशन उनकी मर्जी के मुताबिक गालिबन लग रहा था कि फैसले नहीं हो रहे, तो उन्होंने उनको लाया। देखिए, बात ये कि एक आदमी जो सजा काट रहा है वो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और हुकूमतों को नहीं चला सकता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए लोगों का। ये एक्सपेक्टेशन भी गलत है कि एक आदमी जो जेल में है वो गाइडलाइन देगा कि केपीके की हुकूमत कैसे चलेगी, वो गाइडलाइन देगा कि पाकिस्तान की सियासत कैसे चलेगी। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत एक्सपेक्टेशन है, ये होनी नहीं चाहिए।
चलें, मैं तो आगे अतर साहब के पास ही लेके जाऊंगी। शराजी साहब, हमें मुख्तलिफ इतलात हैं। एक तो बैरिस्टर गौर साहब ने वाजे किया है कि अगर इमरान खान साहब से सीएम अफरीदी की मुलाकात नहीं भी होती तो एक मुख्तसर काबीना तश्कील दे दी जाएगी। डॉन अखबार ने ये रिपोर्ट किया है, डॉन टीवी ने ये रिपोर्ट किया है कि गैर मुंतखब लोगों को कैबिनेट में शामिल करने के हवाले से बहुत इख्तलाफ पार्टी के अंदर पाया जाता है कि जो लोग मुंतखब नहीं हैं वो काबीना में नहीं होने चाहिए। आपके पास क्या इतलात है इस हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल में जो एतराज उठाया जा रहा है, कैबिनेट जाहिर बात है इलेक्टेड तहरीक इंसाफ की यहाँ पे हुकूमत है, उनकी मर्जी से ही बनेगी और जाहिर बात है पार्टी लीडरशिप की मुशावरत से ही बनेगी। जैसे राणा साहब कह रहे थे कि जो उनके लीडर हैं उनकी मर्जी नहीं चलनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में तो देख ही रहे हैं कि किस तरह मरूसी सियासत चल रही है और इन दो खानदानों का आपस का जो एक मामला है वो तो मेरे ख्याल में अपनी मंजूर नज़र लोगों को ही मिनिस्ट्रियाँ देते हैं, बल्कि किचन कैबिनेट चलती है। अब अगर गैर मुंतखब लोगों की बात है तो दो लोगों का नाम लिया जा रहा है, एक बैरिस्टर सैफ का, दूसरा मुज़म्मिल असलम का। तो मेरे ख्याल में उनके हवाले से कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि उनकी इंडोर्समेंट पहले ही इमरान खान साहब दे चुके हैं कि ये लोग कैबिनेट के अंदर रहेंगे। अंदरूनी तौर पर बेशक जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, हर एक लीडर यही चाहता होगा कि वो कैबिनेट का हिस्सा बने। पहली गंडापुर साहब की जो कैबिनेट थी वो 35 अफराद पर मुश्तमिल थी। अब जाहिर बात है कि जो नए चीफ मिनिस्टर है वो अपनी प्रायोरिटीज को देखेंगे, ट्राइबल एरियाज को देखेंगे और ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन पे रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था कि बड़ी आसानी से कहा जाता है कि केपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और पंजाब के अंदर नहीं है। देखें, ओवरऑल क्राइम रेशो केपी के अंदर इतनी नहीं है जितनी कि आप देखें पंजाब में है या सिंध के अंदर है। केपी का जो एक खुसूसी स्टेटस है वो ये है कि आप एक इंटरनेशनल बॉर्डर आपके साथ लगता है, जो कि एक पिछले 4 दहाइयों से एक टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का शिकार है। दूसरा, अगर आप सूबे को एनएफसी में से उसकी आबादी के हिसाब से, तनासुब के हिसाब से पैसे नहीं दे रहे, 14.6% आप दे रहे हैं। ये शराई साहब आपकी नजर में फेलियर है कि 3 अदवार में सेफ सिटी कैमरास ना लेके आना, जो अभी राणा साहब ने कहा है, सीटीडी को ना बेहतर बनाना? देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सीटीडी की इतनी वर्थ नहीं है कि वो इतने बड़े काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन को लीड कर सके। आप जाएं वहां पे कच्चे के डाकुओं को देखें और पंजाब के अंदर हालात देखें, आपको मेरे ख्याल में आपकी पुलिस तो सामने है ही नहीं। पिछले 6 महीनों के अंदर तकरीबन कम से कम 570 लोग शहीद हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिसमें से तकरीबन आपके 300 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, कम से कम 200 आपके पुलिस एहलकार हैं। तो यहाँ तो पुलिस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लड़ रही है, लेकिन आप एक इंटरनेशनल टेररिज्म को, जिसको यानी एक प्रॉक्सी वॉर के तहत इंडिया फंड कर रहा है, रा फंड कर रहा है, आपके रोज जत्थे के जत्थे जो है ना वो क्रॉस द बॉर्डर अटैक करें और आप बड़ा इजीली कह देते हैं कि नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है ना वो शायद काउंटर नहीं कर सका। देखिए, बहुत बड़ा आपको इस चीज को तजाद के अंदर ना लेके जाए। जो सूबे और मरकज की आपस के अंदर चक्करिश है, मेरे ख्याल में उसकी वजह से इस वक्त आपका ओवरऑल लाइन ऑर्डर इंटरनेशनली मुतासिर हो रहा है। लोग सवाल उठाते जा रहे हैं। राणा साहब, आप क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर मैं अतर साहब की तरफ जाऊंगी, जो आपने ही पहले नुक्ता उठाया है, लेकिन आप अगर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, अब मैं इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करूं कि अगर वो कहते हैं कि अगर 18 साल की ताखीर से एक शहर में भी सेफ सिटी नहीं चल रही और यहाँ 19 शहरों के अंदर वो लॉन्च हुई है और उनको इसमें मुगालबा नहीं लगता, और उन्होंने एक कच्चे के डाकुओं की बात कर ली जो कि एक रेटरिक है, लेकिन उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक काबू हो गया है। तो ये तो मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत ही अनबायस्ड उनका तज्जिया है, अगर इसको लोग तस्लीम कर लें। मैं अतर काज़मी साहब की तरफ जाती हूँ। अतर साहब, जेल में बैठकर नहीं चलाया जा सकता, ये हुकूमती मौक़िफ़ दिया है राणा साहब ने पार्टी को। अब खान साहब वहाँ से बैठकर एक बात करते हैं, ना नज़रिया और मौक़िफ़ है कि बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, खा वो अफ़गान हुकूमत की बात हो रही हो या उन TTP की जो पाकिस्तान के अंदर हर रोज़ दहशतगर्दी कर रहे हैं। सो आपकी नज़र में ये इस एतबार से तो देखा जा सकता है कि कुछ उनकी जो अप्रोच है फिर ग्राउंड रियलिटी से कुछ वो नावाकिफ़ हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त से वो जेल में हैं। देखिए, मसला ये है कि जब मियाँ साहब यहाँ पे सजा याफ्ता थे और लंदन में बैठे हुए थे, यहाँ से पूरी काबीना जाती थी, उनसे मुशावरत करती थी। जरदारी साहब से लोग मुशावरत करते हैं, जो जमातें होती हैं। आज हम सोहेल खान अफरीदी की बात क्यों कर रहे हैं? सोहेल खान अफरीदी को कितने लोग पाकिस्तान में जानते थे? इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया, इसी वजह से पूरी जमात उनके पीछे खड़ी हो गई। तो आप इमरान खान साहब को तो ऐसे माइनस नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि राणा साहब ने उनकी बात भी की, सेफ सिटी की बात भी की, दीगर वहाँ पे जो मसाइल हैं और अवामी मैंडेट की बात भी की। अब राणा साहब जो है बड़े अच्छे आदमी हैं, ये मेंटली जो है ना, ये स्कैंडिनेविया की किसी वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब की काबीना में बैठे हैं।
उस काबीना के अंदर जो अपने मसाइल हैं। अब राणा साहब के माशाल्लाह अपने हल्के में इलेक्शन होने वाला है, वैसे तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां इनको दे दें, इन्होंने भी वो इलेक्शन लड़ना है, लेकिन अभी अवामी वाज़ेह नहीं मैंडेट है कि ये इन्होंने लड़ना है या कि नहीं राणा लड़ना। एहसान अफजल साहब की जो इनकी पार्टी ने इनको टिकट मैं दिया है या मैं नहीं, आपको अभी वही बता वाज़ेह रहा हूँ, नहीं। राणा एहसान अफजल साहब के जी वही तो मैं अवामी मैंडेट की बात कर रहा हूँ। राणा एहसान अफजल साहब के जो वालिद थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, 2018 के इलेक्शन से पहले बतौर सहाफ़ी मेरी उनसे टेलीफोन पे बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि कहा जा रहा है कि आप अपनी जमात नून लीग को छोड़ के किसी और तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा दबाव हम पे बहुत है, जो मर्जी हो जाए, हम नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये दरीना जो है नून लीग के साथ हैं, लेकिन अभी खबर ये है कि इनको वहां पे टिकट नहीं मिलना, टिकट राजा रियाज साहब को मिल जाना है। तो ये बातें तो जो कर रहे हैं अवामी मैंडेट की और जमहूरियत की, वो स्कैंडिनेविया वाली हैं। अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी देखें, जो वहां पे जिस किस्म की दहशतगर्दी है उसका मुआवजा आप पंजाब के साथ या सिंध के साथ नहीं कर सकते। अब तो सिंध से खबरें आ रही हैं कि कच्चे के डाकुओं को डील्स ऑफर की जा रही हैं कि भैया आप जो है वो हथियार फेंक दें और आ जाएं। इन्होंने कितना अरसा में वहां पे कितनी क्लियरेंस की, तो वो सब कुछ हमारे सामने है। ये जो मामला है, ये कोई खुदा न खास्ता सिर्फ एक फरीक का नहीं है, ये हम सब का मामला है, चाहे वफाक की हुकूमत हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, ये ओवरऑल सोसाइटी का मामला है। वहां पे जो जंग है वो भारत की प्रॉक्सियों के साथ है, वहां पे जो जंग है वो उस तरह के लोगों के साथ है जो पाकिस्तान के दुश्मन है। इसको सियासत की नजर नहीं करना चाहिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ वाले हों या फिर वफाकी हुकूमत वाले हों। राणा साहब, अगर आपको टिकट नहीं मिलता, राजा रियाज साहब को मिल जाता है, तो फिर ये क्या जाहिर करता है आप लोगों की पार्टी और उसकी पॉलिटिक्स के बारे में? देखिए, अभी तो ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि पार्टी मेरे हक में फैसला करेगी। बहरहाल देखें, मैं अतर साहब को ये फिर से मैं रिस्पॉन्ड करूँगा कि ये जो सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, ये डेटा आपको बताता है कि उसके ज़रिए आप लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा बेहतर कर लेते हैं और आपको क्राइम को पकड़ने के लिए और चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी मिलती है और वो एक डिटरेंस बन जाता है विद टाइम। वो नहीं हुए प्रोजेक्ट्स। देखें, ये भी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि एनएफसी अवार्ड के तहत जो डिविजिबल पूल बनता है केपीको को, उसका हिस्सा मिल रहा है, प्लस 1% टेररिज्म के लिए भी मिलता रहा है। अगर कोई शॉर्टफॉल है तो वो ओवरऑल रेवेन्यू के शॉर्टफॉल की वजह से, जो मुल्की लेवल पे शॉर्टफॉल हुआ है उसकी वजह से हुआ। वो पैसा सीटीडी पे उस तरीके से नहीं लगा जिस तरीके से फाल है सीटीडी पंजाब की, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं। ये कह देना कि सीटीडी का तो ये मैंडेट ही नहीं है, बिल्कुल उसका मैंडेट है। उसने इन सिंक होके कोऑर्डिनेशन के साथ बाकी इदारों के साथ उसने काउंटर टेररिज्म करनी होती है। वो उस लेवल पे इन्वेस्टमेंट अगर होगी उधर तो उसके नताइज बेहतर आएंगे। कोई इस चीज को रद्द नहीं कर रहा कि चैलेंज बड़ा है, लेकिन उस चैलेंज को वो हुकूमत देख नहीं रही, वो अवॉइड कर रही है उन चीजों के ऊपर जिक्र करके जो उनका मैंडेट नहीं है। तो ये मैं स्टांस आपके सामने रखना चाहता हूँ। और बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ओवरऑल पूरे मुल्क में उसके चैलेंजेस हैं, लेकिन उसको हैंडल किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट की जा रही है और वो नजर भी आ रही है, जो बदकिस्मती से एक सूबे में नजर नहीं आ रही। नहीं, और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल तो आप खुद राणा हाईलाइट करें, अच्छी साहब, बात। मोहम्मद औरंगजेब साहब कहते हैं कि जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो हमसे मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से सवाल उठाते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर किसी इन्वेस्टर ने इस मुल्क में आना है, अगर किसी फॉरेन सिटीजन ने यहाँ फिरना है और उसको बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए फिरने के तो लिए, मौजूदा क्योंकि हम हालात में आप उनकी कैसे सेफ्टी दावा कर चाहते। सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रही है राणा साहब? नहीं, देखें, वो तो इन्वेस्टमेंट तो जितनी आ रही है सबको पता है कि क्या सूरत हाल है और वी आर एक्सपेक्टिंग कि आगे मजीद असल इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। अभी तक तो उस लेवल वो नहीं, लेकिन इट इज अ चैलेंज। सिक्योरिटी इज द नंबर 1 चैलेंज। तो हमें इसको बिल्कुल अबूर करना है और उसके लिए जो नेशनल एक्शन प्लान है, सूबों ने जिसके सिग्नेटरी हैं, उनका एक कलीदी रोल है, उनका फ्रंट लाइन का रोल है सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करने का। अगर वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दें अपनी जिम्मेदारी और पॉइंट स्कोरिंग करें कि जी वफाक हमने ये डिप्लोमेसी हमने करनी है, फलाना ये हम नहीं करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो जो उनका काम ही नहीं है, तो फिर तो नई चीजें बेहतर होंगी ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।